रियल एस्टेट की 3 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको कि आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किए बिना आप रिफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ सकते। पहली बात यह है कि इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। एक चाय वाला, पान वाला, दूध वाला कोई भी अचानक से उठकर बिल्डर बन जाता है। दूसरी बात यह है कि ये अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जहां आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, आप उस दिन पेमेंट करते हैं जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट रेडी नहीं होता है। ये जो सेल एंड बिल्ड मॉडल है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसीलिए इसको अलाउ किया गया है। लेकिन अगर ये दो प्रॉब्लम हैं कि हमारे पास एंट्री बैरियर नहीं है, हमारे पास कोई सेल एंड बिल्ड मॉडल पर जा रहे हैं, तो क्या एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होना चाहिए? अगर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट आज आप सेटअप कर दें जो रियल एस्टेट स्पेसिफिक हो, लेकिन आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पे क्या किया है? रेरा। रेरा लोगों का लिटिगेशन टाइम बढ़ा रहा है, लिटिगेशन कॉस्ट बढ़ा रहा है, क्योंकि रेरा के ऑर्डर्स पहले तो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, फिर नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतना लंबा खींचता है कि एक एवरेज बायर थक हार कर भूल जाता है। एंट्री बैरियर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप चाहते हैं एक रेड टेप क्रिएट किया जाए? नहीं। एंट्री बैरियर का ये मतलब नहीं होता है कि आपको नेसेसरीली एक आप डिग्री लेकर आएं या आपके पास, लेकिन आप एक बात बताइए, आज की तारीख में अगर हम और आप सोचते हैं कि चलिए एक बैंक खोलते हैं, आरबीआई कहता है आपका नेटवर्थ क्या है? अगर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ का है तब आप बैंक खोल सकते हैं। आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, 200 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए। रियल एस्टेट में क्या नेटवर्थ चाहिए? और यही वजह है, मैं बिना नाम लिए एक एग्जांपल देता हूं और ऑडियंस से कहता हूं वो गेस करें मैं किसकी बात कर रहा हूं। नॉर्थ इंडिया में एनसीआर में एक डेवलपर 3 कैपिटल लेटर से, जिनका नाम एक समय यहां के सबसे बड़े ब्रांड थे, वो 3 कैपिटल लेटर, 3 पार्टनर थे। एक का काम था लाइजनिंग करना, दूसरे का काम था फाइनेंस अरेंज करना और तीसरे का काम था कंस्ट्रक्शन। तो ये रवि जी का ट्रिविया आज का, उनका ये सवाल जो आपको बताना है कि उसका क्या जवाब है। आज की तारीख में वो तीनों पार्टनर अलग हो गए, वो कंपनी एक मेस में है, क्योंकि आपके पास जब कोई एंट्री बैरियर नहीं होता है तो आप किसी भी एजम्पशन को लेकर रियल एस्टेट बिजनेस में आ जाते हैं। अगर रियल एस्टेट बिजनेस में आप पब्लिक डिपॉजिट, देखिए एंट्री बैरियर क्यों जरूरी है, मैं कहता हूं किसी और बिजनेस में मैं नहीं कहूंगा, यहां आप पब्लिक डिपॉजिट ले रहे हैं और अगर आपका पब्लिक डिपॉजिट लेकर एश्योर्ड रिटर्न का भी खेल चल रहा है, मतलब नए बायर को मैंने पुराने बायर का पैसा दिया, क्या एज पर सेबी नॉर्म ये पॉन्जी स्कीम नहीं है? इसीलिए रियल एस्टेट में अगर रिफॉर्म करना है, आपको एड्रेस करना होगा कि सबसे पहले एक एंट्री बैरियर क्रिएट किया जाए। जब रेरा कंसेप्चुअलाइज किया गया था तो रेरा में एक क्लॉज था जो एंट्री बैरियर का शायद काम करता। वो क्लॉज क्या था? द रेगुलेटर विल हैव द पावर टू क्रॉस चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द डेवलपर एंड इफ ही हैज डिफॉल्टेड ट्वाइस इन द पास्ट ही विल नेवर गेट ए न्यू लाइसेंस। वो डाइल्यूट मतलब हो आप गया। चेक करिए उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या कितनी है, बार डिफॉल्ट किया है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लाए हैं, कौन से इनकम्प्लीट हैं, कौन से कंप्लीट हैं। और एज फार एज आपने नेटवर्थ की भी बात करी कि कोई भी बिल्डर बन जाता है, कोई भी किसी के पास पैसा आया अचानक से, ही डिसाइड्स कि हम प्रोजेक्ट लाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया कभी सेट होगा कि आपके पास ये बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि जॉब्स में देखते हैं, जैसे कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, ऐसे रियल एस्टेट में क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि रियल एस्टेट ब्लैक मनी पार्क करने का एक अवेन्यू है। रियल एस्टेट में इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो कभी सही मायनों में रिफॉर्म होने नहीं देंगे। देखिए रेरा भी कब आया? जब मामला इतना बढ़ गया कि आम्रपाली जेपी की वजह से लाखों लाख होम बायर सड़क पे आ गए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्साइन जाग गया, तब जाकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना, तब जाकर रेरा क्रिएट किया गया। ये एक लेवल का पॉलिसी इंटरवेंशन था। रियल एस्टेट में अगर आपको रिफॉर्म करना है तो आपको कंज्यूमर सेंट्रिक इश्यूज को टच करना होगा। आपको यह समझना होगा, 2011 के एंड में हमने एक सर्वे किया था कि इंडिया का होम बायर का सेटिस्फैक्शन स्कोर क्या है। 10 में 8 घर खरीदार उस समय भी नाखुश था। 2025 में हमने वही सर्वे किया है, आज भी ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है। 80% लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं घर खरीदकर। और ये देखिए 2011 से अभी के बीच में कितनी चेंजेस आई हैं। पहली बात, जहां सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स होते थे अफोर्डेबल हाउसिंग से, तो सरकार मतलब 2 बार आ गई, तीसरी बार पावर में आ गई अब। और आप ये भी देखिए कि 2011 से बीच में रियल एस्टेट मार्केट के ग्राउंड लेवल के चेंजेस, अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग बनना बंद हो गया। लग्जरी हाउसिंग में डेवलपर के पास थोड़ा मार्जिन ज्यादा होता है बायर को खुश करने का। उसके अलावा आज की तारीख में अगर आप देखें तो
बायर के पास डिजिटल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, बायर के पास आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने का स्कोप है। इन सब के बावजूद अगर रियल एस्टेट का सेटिस्फैक्शन स्कोर 20% से ऊपर नहीं उठ रहा है तो हमें आज कहीं ना कहीं तो एक पेन पॉइंट को देखना होगा। इंडियन रियल एस्टेट में मैल प्रैक्टिसेज बहुत हैं, एवरेज होम बायर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट के जितने वॉइसेज आपको मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं वो कनेक्टेड पार्टीज हैं, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है। मैं रियल एस्टेट में ऐसे ऐसे लोगों से, एक नहीं मल्टीपल लोगों से मिला हूं जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट हैं, वो विक्टिम हुए हैं बिल्डर के हाथों। सुप्रीम कोर्ट के वो लॉयर्स जो होम बायर का केस लड़ते हैं, उनका अपना पैसा फंसा हुआ है। वो मुझसे कहते हैं अगर पब्लिक में बोल दिया तो मेरे पास तो केस आने बंद हो जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलता हूं। मीडिया की बात कर लीजिए, आम्रपाली में कम से कम मैं 100 ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूं जिनके पैसे फंसे पड़े हैं। प्रॉब्लम यह है, ये पूरा जो इकोसिस्टम बनाया गया है उस कार्टेल को तोड़ने के लिए आज भी कोई सिंसियर एफर्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट, देखिए आज की तारीख में अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आप कहां एडजस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते, गोल्ड नहीं खरीद सकते, रियल एस्टेट एकमात्र अवेन्यू है। और रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, ब्लैक मनी का कार्टेल कहां से शुरू होता है, आपको इसको समझना पड़ेगा। हमने देखा बहुत सारे नए एरियाज क्रिएट हुए, मुंबई 3 की बात हुई, जेवर एयरपोर्ट की बात हुई, अभी न्यू नोएडा की बात हो रही है। जब ये नया एरिया गवर्नमेंट एक्वायर करने के प्रोसेस में फाइल मूव नहीं करता है, उसके पहले इंफॉर्मेशन बिल्डर्स तक लीक हो जाती है और लैंड बैंकिंग का खेल उस दिन से शुरू हो जाता है। आप बताइए, न्यू नोएडा में अभी भी गवर्नमेंट ने एक्वायर नहीं किया है, लेकिन आज भी वहां पर लैंड बैंकिंग का खेल शुरू हो गया है। तो वहाँ क्या आने वाला है? न्यू नोएडा एक नया शहर बसने वाला है। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे बसाया गया था वैसे बसाया जा रहा है। 80 गांवों को सरकार एक्वायर करने के प्रोसेस में है या गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है उस 80 गांवों को एक्वायर करने का अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी अप्रूवल हुआ है। हम सब जानते हैं इंडिया में लैंड एक्विजिशन में टाइम कितना लगता है। उसके बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, लैंड पुलिंग होगी, लेकिन उसके पहले से वहां पे लैंड बैंकिंग शुरू हो गई है। तो ये जो कार्टेल है वहां से शुरू होता है। उसके बाद बिल्डर अपना प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट तो वो लैंड बैंकिंग से बनाता है। उसके बाद वो इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करता है, इन्वेस्टर एक राउंड की प्रॉफिट फिर बनाते हैं। देखिए, मुझे किसी का ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं है कि लोग प्रॉफिट क्यों बनाते हैं। जो हाई रिस्क ले रहा है वो हाई रिटर्न ले रहा है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इसका जो रिजल्ट ये है कि एक एवरेज होम बायर के परचेजिंग पावर से बात निकल जाती है। जो घर उसको 3,000 रुपये 4,000 रुपये स्क्वायर फीट मिलना चाहिए था, वो फाइनल जब तक वो नया शहर शेप लेता है कॉस्ट चली जाती है 15,000 रुपये 20,000 रुपये, और घर जो है वो रिच कार्टेल बनता जा रहा है, एवरेज एंड यूजर के हाथ से निकल रहा है। उसके पीछे पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिम्मेदार है, करप्शन जिम्मेदार है, उसके पीछे पूरा ब्लैक मनी का खेल जिम्मेदार है।